हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए ये बैच अनाउंस कर रहा हूँ टॉपर्स बैच के नाम से, जो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपर्स बैच। तो आपका जो सिलेबस है, अभी जो एग्ज़ाम टाइम है आपका, वो अक्टूबर चल रहा है हमारा, है ना। तो आज हमारी 11 तारीख हो चुकी है। अगर हम आज से देखें तो हमारे पास 20 डेज अप्रॉक्स, 20 भी नहीं मान के चलते, 15 डेज अप्रॉक्स अक्टूबर में बचे, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लास को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आपका दिसंबर 25 तारीख तक, यानी कि 25 ऑफ दिसंबर जो होगा आपका क्रिसमस, उससे पहले पहले मैं आपकी बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 ये दोनों मैं अच्छे से करा दूंगा। और अभी हम फिलहाल डिसोल्यूशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक बात और, संडे को जो क्लासेस हुआ करेंगी उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाना है। और ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि 110% क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जो पिछले साल अभी मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया था आपको, वो एज इट इज आपके पेपर में वो क्वेश्चन आया था, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ये चीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर डिसोल्यूशन चैप्टर से। इसके तुरंत बाद मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डालने वाला हूँ, नेशनल इनकम, तो उसको भी आप जरूर देखना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक ये चैनल को आपको पहुंचाना है। अगर जितना ज्यादा आप मोटिवेट करोगे, क्योंकि आपके लिए मोटिवेशन है मार्क्स और हमारे लिए मोटिवेशन आपका साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन। सबसे पहले डिसोल्यूशन में हमें दो तीन बातें सीखनी है। क्या सीखना है कि ये जो डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं वो किसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं कर रहे। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि यहां से थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी को आप जरूर पढ़ के जाना। अगर कोई कहता है कि थ्योरी नहीं आती है, नहीं पढ़ना है, इग्नोर करना है, नो। थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है थ्योरी में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पहले भी पढ़ते आए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेटे कुछ नहीं है, ये जस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप का। मतलब कि इस केस में फर्म बंद नहीं हुआ है, सिर्फ पार्टनरशिप क्लोज हुई है, पार्टनरशिप डीड क्लोज हुई है और न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म हो गई है। तो हमारा जो बुक है टीएस ग्रेवाल, आप उस बुक में देखोगे तो उसकी डेफिनेशन और डिफरेंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो समझ जाना कि वो पूछना चाह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के केस में फर्म भी बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। इस केस में फर्म कंटिन्यू चलता रहेगा, पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगी। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको पता है, इसमें चेंज इन पीएसआर, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आता है एडमिशन, इसके अंदर आता है डेथ, ये सारे चैप्टर इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है रिटायरमेंट, है ना। तो इस सब का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन सब केस में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है और पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, पार्टनरशिप बंद हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म होती है। मतलब ओल्ड पार्टनरशिप डीड इज क्लोज्ड, न्यू पार्टनरशिप डीड इज फॉर्म। इसमें क्या बताया मैंने, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगी और पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी, कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी न्यू। क्लियर है ये बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, वो आता है क्या
कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे कैसे डिसोल्यूशन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। दो मोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मोड इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कब आपको फर्म बंद करना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एक ही एक्टिव पार्टनर था और उसी की डेथ हो जाती है, तो फिर आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। वेंचर कंप्लीट हो जाने पर फर्म बंद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, कुछ ऐसे एग्जांपल। और दूसरा है ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर अगर कर दे। कोर्ट कब कब ऑर्डर कर देता है, जब आपका बिजनेस क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। जब आपका जो पार्टनर है, एक को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर की डेथ हो जाती है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर देता है आपके फर्म को डिसॉल्व करने, है ना। तो आप ये दो थ्योरी के क्वेश्चन जरूर करके जाओगे, चाहे कुछ करो या मत करो। किस केस में, डिसोल्यूशन में। ये यहां से आपका क्वेश्चन 110% एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। और 3 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट, अब हम आते हैं दो बातों पर, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट चीज हम आते हैं क्या, कि अब हमें समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं थ्योरी के अलावा। तो थ्योरी के अलावा इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीसेंट में तो जर्नल एंट्री पूछी जाती है, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, रीसेंट में क्या पूछा जाता है, जर्नल एंट्रीज। वैसे आने को लेजर भी आ सकता है, ठीक है, लेजर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट है। आने को लेजर के भी क्वेश्चन पेपर में देखे गए। जर्नल एंट्रीज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेजर कौन कौन से बनेंगे, तो पहला लेजर इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा लेजर बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पहला लेजर। दूसरा लेजर बनेगा इसमें, ध्यान से देखना, दूसरा लेजर बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ लोन इज गिवन, इफ लोन इज गिवन। अगर किसी पार्टनर का लोन, ध्यान से सुनना, पार्टनर के लोन की बात हो रही है, पार्टनर के वाइफ या पार्टनर के हस्बैंड के लोन की बात नहीं हो रही है। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फोर्थ, कैश या बैंक अकाउंट। और ध्यान रखना, ये जो कैश बैंक अकाउंट है, अगर ये मस्ट बी इक्वल, अगर ये इक्वल आ जाए, मस्ट बी इक्वल, क्या इक्वल आना चाहिए, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। अगर कैश बुक मैच कर गया तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए हम देखें तो बोर्ड एग्जाम मेनली जो फोकस कर रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट पर फोकस कर रहा है, मेनली आपका रियलाइजेशन अकाउंट पेपर में आ रहा है। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज में मैं आपको क्लियर बता दूं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही करने हैं बस। अगर हम वो सारे क्वेश्चंस कर लें तो हमारा जर्नल एंट्री वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तो आज के पार्ट में हम जर्नल एंट्री को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले, वेनेवर यू स्टार्ट द जर्नल एंट्री, जब आप जर्नल एंट्री को स्टार्ट करोगे तो किन किन चीजों का यूज करोगे, तो ध्यान रखना, यूज ओनली 4 नेम्स। आप सिर्फ इन 4 नाम का यूज करोगे। किन किन का यूज करोगे, ध्यान से सुनो। पहला, कैश या बैंक, कोई भी जर्नल एंट्री पास होगी इसी का नाम आएगा। दूसरा, रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा, इफ लोन इज गिवन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके अलावा ना ही किसी लायबिलिटी का नाम लिखेंगे, ना ही किसी असेट का नाम लिखेंगे, ये चीज आप नोट कर लो। इनके अलावा ओनली लिखा है ओनली 4 नेम्स, या कह दो ओनली 4 अकाउंट, सिर्फ इन्हीं
चार अकाउंट की हेल्प लोगे आप जर्नल एंट्री में। कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन। इसके अलावा ना ही किसी असेट का नाम आएगा और ना ही किसी लायबिलिटी का नाम आएगा। ये बात क्लियर है? जर्नल एंट्रीज, क्या क्या जर्नल एंट्रीज है आइए देखते हैं। मैंने आपको बता दिया चार चीजों का यूज करना है। किस किस का? कैश बैंक, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, अगर लोन गिवन है तो। आज की क्लास पार्ट 1 में हम सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे और जर्नल एंट्रीज के सारे क्वेश्चन में आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं इलस्ट्रेशन में से बता रहा हूं और वही आता है पेपर में। कुछ नहीं करना है, वो सारे इलस्ट्रेशन को चाट जाना है। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। कोई आपको और कोई चैप्टर में डाउट है जो आपको पढ़वाना तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और दूसरी बात ये कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे फॉर नोट्स एंड असाइनमेंट्स, है ना। तो देखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री नंबर 1, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्वेश्चन कहता है कि असेट्स बढ़ जाए, असेट्स बढ़ गई है, ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? या कह दो असेट सोल्ड हो गई है, सीधी सीधी भाषा में असेट बिक गई। असेट बिक जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो फर्म बेच देगा या पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। या तो फर्म ने सोल्ड किया है और या तो टेक ओवर बाय पार्टनर, टेक ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर लेके चला गया। अगर कुछ नहीं कहता है तो हम मान के चलते हैं फर्म ने बेच दिया है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में किसी असेट्स या लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो असेट्स विल बी पेड एज इट इज एट अ बुक वैल्यू एंड लायबिलिटी विल सोल्ड और लायबिलिटी विल बी पेड एट अ बुक वैल्यू। ये बात आप ध्यान में रखोगे, यानी कि अपनी मर्जी से असेट्स को बेचना है और लायबिलिटी को पेड ऑफ कर देना है सेम वैल्यू पर जो बैलेंस शीट में मेंशन है। तो फर्म अगर सोल्ड करती है किसी असेट्स को तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर लेके चला जाता है किसी असेट्स को तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात क्लियर है सबको? ये था असेट सोल्ड का। मैंने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हम मान के चलेंगे फर्म ने सोल्ड किया, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी असेट्स को बेचने के बारे में ना कहा गया हो इंफॉर्मेशन में तो आप खुद बेच दोगे एट बुक वैल्यू, सेम वैल्यू पर। दूसरा, चाहे वो असेट रिकॉर्डेड हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो असेट रिकॉर्डेड हो चाहे वो असेट अनरिकॉर्डेड हो, कुछ भी हो, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, यही होता है। अगर कोई लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, अगर हम कोई लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो दो बातें हो सकती है सेम, या तो फर्म पे करेगी और या तो पार्टनर पे करेगा, पेड बाय पार्टनर। अगर फर्म ने पे किया है, ठीक है, अगर फर्म ने पे किया है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे हम। और अगर पार्टनर ने पे किया है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मैं आपको शॉर्टकट और बता देता हूं, जब जब लॉस होता है, ध्यान सुनना, जब जब लॉस होता है तो रियलाइजेशन जो है ये डेबिट होता है और जब जब प्रॉफिट होता है तब तब रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जैसे कि असेट बिका तो फायदा हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट, देख लो ध्यान से। लायबिलिटी पे की, नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन डेबिट। अगर ये भी कॉन्सेप्ट सबको पता है तो जनरल एंट्री आसानी से कर लोगे, है ना। तो चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, आपको यही जर्नल एंट्री पास करनी है।
शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया मैंने। अगर लॉस होता है, आपको लाइन पड़ी आपने ट्रांजेक्शन और आपको पता चला कि रियलाइजेशन लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और अगर प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको उस ट्रांजेक्शन के अंदर तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चीज जल्दी से हम सीखते हैं। नेक्स्ट अभी तुरंत हमें इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखनी है। दो एंट्री तो हमने सीख ली कि अगर असेट बिके और अगर लायबिलिटी पेड ऑफ हो तो। इसके बाद तीसरी एंट्री, बहुत ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से सुनना। एनी असेट्स सेटल्ड विद एनी लायबिलिटी, अगर कोई असेट किसी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाए, ध्यान सुनना, अगर कोई असेट किसी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाए तो दो बातें हो सकती है। पहला, बैलेंस नॉट पेड नॉट रिसीव्ड, ना ही कोई बैलेंस पे करना है और ना ही कोई बैलेंस रिसीव करना है, कुछ बात ही नहीं हुई है, तो नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। इस केस में किसी भी टाइप की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। और अगर ध्यान रखना, अगर बैलेंस बचा और उसने बोला है कि बैलेंस पे करो, अगर बैलेंस पे करने की बात हुई तो लॉस हो गया। लॉस के केस में क्या होता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और रिसीव, अगर बैलेंस रिसीव करने की बात हो गई तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई असेट किसी लायबिलिटी से लिखा होता है क्रेडिटर टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट और डिफरेंस में कुछ भी नहीं कहा गया तो नो एंट्री, और अगर डिफरेंस में कहा गया कि आपका पेड करना है बैलेंस तो आपको पेड के केस में रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक, रिसीव के केस में कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर ये वर्ड यूज किया है, ध्यान सुनना, अगर वर्ड यूज किया है फुल्ली सेटलमेंट, ऐसा वर्ड यूज किया है फुल्ली सेटल्ड, तो ध्यान रखना उस केस में भी नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, उस केस में भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। चौथी बात, एनी अनरिकॉर्डेड असेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट सेट ऑफ हो जाए, सेटल्ड हो जाए विद एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाती है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाती है तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना असेट रिकॉर्ड ना लायबिलिटी रिकॉर्ड, तो इस केस में भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ये सब आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, मतलब 80 आउट ऑफ 80 ये मान के चलो आप। अगर आप ये वीडियो सारी की सारी वीडियो सीरियल वाइज ढंग से देखते हैं तो 25 ऑफ दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 23 की बात कर रहा हूं मैं, और आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो भी देख ही लेते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का क्या होता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है ना, तो देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस में क्या है, बहुत इजी है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। और उसका एक पार्ट जरूर देता है आपको, 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा डिसोल्यूशन का तो आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस की बात वो जरूर करेगा। ध्यान से देखिए क्या है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सबसे पहली बात आपको इसमें यह चेक करना है कि बॉन्ड कौन करेगा, बॉन्ड बाय होम। ध्यान से समझना, बॉन्ड मतलब लायबिलिटी अराइज, किसकी लायबिलिटी होगी, तो अगर लायबिलिटी फर्म की है, ध्यान सुनना, अगर लायबिलिटी फर्म की है तो ही रियलाइजेशन डेबिट होगा। ध्यान सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अगर लायबिलिटी किसी और की है, एनी अदर पर्सन, अगर लायबिलिटी किसी और की है तो ध्यान से सुनना, आपकी फिर रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। गलती से भी रियलाइजेशन अकाउंट को मत लेके आना। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। फर्स्ट लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस
रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000, तो कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, तो हम ये मान लेंगे कि लायबिलिटी भी फर्म की है और बॉन्ड भी कौन कर रहा है, फर्म, और पेड भी फर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर फर्म ने बॉन्ड किया है तो एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन डेबिट, और अगर फर्म ने ही पे किया है तो एंट्री होनी चाहिए कैश या बैंक। 10,000 ये एंट्री हो गई भाई। ठीक, सिंपल। अगर कुछ नहीं कहेगा तो बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म, बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म दोनों फर्म के खाते से ही कटेगा। ये सिंपल जनरल एंट्री थी। ठीक, अगर वो ये कहता है, ध्यान सुनना, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि बॉन्ड बाय कौन है, अगर वो ये कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 पेड बाय पार्टनर एक्स या पार्टनर राम, राम एक पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, तो अगर राम ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि लायबिलिटी फर्म की थी, क्योंकि कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में लायबिलिटी किसकी थी, लायबिलिटी फर्म की थी और राम ने पे कर दिया, तो यहां पर कैश बैंक की जगह बच्चों क्या आएगा, कैश बैंक की जगह आएगा राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इजी है। एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा, बस खत्म हो गया जनरल, इतनी ही एंट्रीज होती हैं, बस एक दो और देख लेते हैं। बस एग्जांपल नंबर 3 देखो, ध्यान से देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹3,000 पेड बाय फर्म, किसने पे किया, फर्म ने पे किया, एंड बॉन्ड बाय पार्टनर रवि, रवि बॉन्ड करेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि रवि की लायबिलिटी थी, रवि की लायबिलिटी थी और पे किसने कर दिया, फर्म ने, यानी कि फर्म की तो लायबिलिटी नहीं है, और अगर फर्म की लायबिलिटी नहीं है तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। तो कौन डेबिट होगा, जिसके लिए हमने पे किया, तो रवि डेबिट होगा, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पे किसने किया बेटे, फर्म ने, तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट 3,000। ठीक है, इस तरह के टोटल 7 केसेस हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी को पढ़ के जाना, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन आपका एज इट इज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्या क्या है, ध्यान से देखो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इतने इलस्ट्रेशन अगर हम कर लें, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मेरे ख्याल से 7 या 8 है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का। ठीक है, 9 तक ही कर लो बस, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये अगर मैं ये इलस्ट्रेशन कर लूं, ठीक है, किसके लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 4 और या 6 मार्क्स आज की इस क्लास से कवर हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9 ये जर्नल एंट्रीज का ही इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल सर। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक होगी आपके पास में, आप आराम से उस बुक को देखो। उस बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9 है, उसकी जर्नल एंट्रीज आप आसानी से कर सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज की क्लास की आप अच्छे से डिटेल में देखेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9 इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा लेट क्वेरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ी क्लासेस होती है, स्कूल्स होता है, उसके बाद टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे। तो आप 8-9 बजे के आसपास नाइट में मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर कॉल उठा पाऊँ तो संडे वगैरह को कॉल भी पिक कर सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बैच कंटिन्यू चलने वाला है, आपका मार्च तक चलेगा। इसमें बोर्ड के प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपका अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कराऊंगा, और रेगुलर बेसिस पे जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा वो क्वेश्चन आप जरूर करना, ठीक है। और जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बोलोगे। और दूसरी बात, मेरे लिए मोटिवेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके लिए मोटिवेशन है कि रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स देखना है और 80 आउट ऑफ 80 लाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, थैंक यू।